गाइस, अब तक हमने देखा कि काइडो लूफी और इन सभी को डिस्ट्रॉय करने के लिए ओकेबोरे टाउन में पहुंच जाता है और यहाँ पर आते साथ ही तबाही मचाना शुरू कर देता है और लूफी टाउन में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए निकल पड़ता है। और इस दौरान काइडो को पता चलता है कि लूफी और इसके सभी साथी इस वक्त ओडिन कैसल के अंदर मौजूद हैं, जिसकी वजह से काइडो अपना सबसे ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट ब्रीद अटैक इनके डायरेक्शन में परफॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से माउंटेन टॉप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर लॉ और लूफी हैरान हो जाते हैं। अब लूफी को आता है गुस्सा और सीधा काइडो की तरफ रवाना हो जाता है और सीधा जाकर इसके फेस के ऊपर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है और इनके बीच में हम बहुत ही खतरनाक फाइट को देखते हैं। साथ में लूफी को ये भी पता चलता है कि ओतामा को भी काइडो ने ही इंजर्ड किया है और वो जिंदा है भी या नहीं, लूफी को इस बारे में भी नहीं पता था। और लूफी अपनी भड़ास काइडो पर निकालना शुरू कर देता है और लूफी के हाथों से काइडो को पिटता हुआ देखकर हॉकिंस और लॉ दोनों हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद लूफी ने काइडो को मार मार कर जमीन पर लिटा दिया होता है और तभी आशिरा दोजी जब लूफी को देखता है तो ये भी हैरान था कि आखिर ये लड़का कौन है जो कि गॉड लाइक काइडो को पीट रहा है, वो भी इतने बुरे तरीके से। और क्या इसे अंदाजा नहीं कि इसके बाद इसके साथ क्या हो सकता है। काइडो की बॉडी में हलचल होती है और बादलों का मिजाज बदलने लगता है। सब कुछ देखकर कहता है, मैंने कहा था इस बेवकूफ से ऐसा मत करो, क्योंकि हमारा पाला एक एम्परर से पड़ा है, पर इस बेवकूफ ने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे लूफी को उठाकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। और लॉ अपनी ताकतों का यूज करके रूम भी तैयार कर लेता है, पर तभी एक सी प्रिज्म स्टोन से बनी हुई नेल लॉ के शरीर में जाकर लग जाती है, जिसकी वजह से इसकी ताकतें ड्रेन होने लगती है और अपने डेविल फ्रूट की ताकत को यूज नहीं कर पाता है। और तभी हॉकिंस भी यहाँ पर आ जाता है। हिलने की कोशिश मत करना लॉ। अच्छा तो ये तुम हो? हाँ, दुनिया भर में सी प्रिज्म स्टोन से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब लैंड ऑफ वानो में ही प्रिपेयर की जाती हैं। तो एक सी प्रिज्म स्टोन से बनी हुई नेल है? हाँ, तुमने सही कहा। ऐसी चीजें सिर्फ लैंड ऑफ वानो में ही बनाई जाती हैं और लैंड ऑफ वानो के पास ही ऐसे लोग हैं, ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए से ये लोग ऐसी चीज को बना सकते हैं और उससे रिफाइन करके एक छोटी सी नेल में भी बदल सकते हैं। और ऐसा बोलकर अपनी स्ट्रॉ स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और लॉ पर अटैक कर देता है। लॉ इसके हमले को डॉज करता है और अपनी स्वॉर्ड के जरिए से उस नेल को बाहर निकालता है और इमीडिएटली अपनी पावर्स का यूज करके यहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है, जिसे देखकर हॉकिंस को गुस्सा आता है, पर ये जानता है कि ऐसी कंडीशन में लॉ ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। और हॉकिंस अपने सभी साथियों से कहता है, उसे चाहे पाताल से भी लेकर आओ, पर मुझे वो जिंदा चाहिए। यहाँ पर लूफी बेहोश पड़ा था और काइडो इसके सामने खड़ा होता है और सभी लोग कहते हैं कि यकीन नहीं होता, इतना ज्यादा हैवी डैमेज लेने के बाद भी ये सांस ले पा रहा है, आखिर ये जिंदा कैसे है। मैं भी हैरान हूँ, ये जिंदा कैसे है और कुछ समय के लिए ये मेरे सामने दौड़ रहा था। जिसके बाद काइडो लूफी की आंखों को गौर से दिखता है और इसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। क्या कहा था? पायरेट किंग बनना चाहते हो? जरा फिर से बोल कर दिखाओ। जिसके बाद काइडो दहाड़ता है और अपने बल्ले को उठाकर यहाँ से जाने लगता है। इसे पूरी तरह से बात कर रख दो, मुझे इसके अंदर आत्मा को खत्म करना है। उसके बाद हम इसे अपने फायदे के लिए यूज करेंगे। ये हमारे लिए फाइट करेगा और मेरी आर्मी का हिस्सा बनेगा और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि असल में एक पायरेट है। यहाँ के लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि बाहर भी एक दुनिया है। जिसके बाद सभी लोग लूफी को बांधने के लिए आगे बढ़ते हैं और काइडो कहने लगता है, तुम खुद को वर्स्ट जनरेशन कहते हो? हाँ, ये सभी के सभी बहुत ज्यादा कमजोर हैं, पता नहीं दुनिया इनके बारे में इतनी ज्यादा बातचीत क्यों करती है। और यहाँ पर एक सोल्जर जैसे ही लूफी को उठाता है तो इसका हाथ खून से लथपथ हो जाता है। अरे भाई, इसको बहुत बुरे तरीके से मारा गया है। जरा देख मेरे हाथ, मेरे ग्लव्स खराब हो गए यार। एक काम करते हैं, इसे बांधते नहीं है, इसे घसीट कर यहाँ से लेकर जाते हैं। हाँ, आइडिया तो अच्छा है। और जैसे ही लोग लूफी को उठाने ही लगते हैं कि तभी लूफी अपनी कॉन्करर्स हाकी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं ये सब के सब अनकॉन्शियस होकर नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। और लूफी ने अभी इस हाकी को अनकॉन्शियस होकर यूज किया था, जैसे कि इसकी बॉडी अपने आप ही ट्रिगर हो गई हो। और जब काइडो लूफी की हाकी को फील करता है तो ये भी रुक जाता है। तो तुम इसे यूज कर सकते हो, पर कितने अफसोस की बात है। काइडो गुस्से में आ जाता है और दूसरी तरफ आशिरा दोजी जब ये भी लूफी की कॉन्करर्स हाकी को फील करता है तो ये भी हैरान था और बोलता है कि ये तो वही टेक्निक है जो कि ओडिन सामा यूज किया करते थे। पर मैं हैरान हूँ, ये लड़का इस टेक्निक को अनकॉन्शियस होकर भी यूज कर पा रहा है। आखिर ये लड़का है कौन? आशिरा दोजी कंफ्यूज्ड हो जाता है और यहाँ पर काइडो लूफी को देखता है और गुस्से के साथ अपने दांत पीसते हुए कहता है, आखिर से कॉन्करर्स हाकी क्यों आती है? मुझे इस दुनिया में एक और कॉन्करर्स हाकी यूज करने वाला नहीं चाहिए। जिसके बाद अपनी बीस्ट फॉर्म में आकर यहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि मैं ट्रैफलगर लॉ को बाद में देख लूंगा। जिसके बाद काइडो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लॉ को देखते हैं जो कि माउंटेन टॉप पर जाने की कोशिश कर रहा था, पर इसकी एनर्जी सी प्रिज्म स्टोन की वजह से काफी ज्यादा कम हो चुकी थी और लॉ रास्ते में ही रुक जाता है और अपने मन में कहता है कि मैंने आज से पहले सी प्रिज्म स्टोन से बनी हुई किसी नेल के बारे में
कभी नहीं सुना था। आखिर इनके पास ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं? और तभी लॉ को अपने दोस्तों और अपने क्रू मेंबर्स की याद आती है। न जाने बेबो और बाकी सभी लोग कैसे होंगे। दोस्तों प्लीज मरना मत। और यहाँ पर हॉकिन के सबऑर्डिनेट्स चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं और आकर हॉकिंस को रिपोर्ट देते हैं कि वो हमें आसपास कहीं भी नहीं मिला है सर शायद वो पहले ही टाउन छोड़कर चला गया होगा। और हॉकिंस लूफी को सी प्रिज्म स्टोन से बनी हुई हथकड़ियां पहना देता है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। फिलहाल के लिए इस एस्ट्रॉइड को पकड़ना ही हमारे लिए काफी होगा। उस लॉ के बच्चे को तो हम बाद में देख लेंगे। तुम चाहे जिस भी बिल में क्यों ना जब जाओ, पर मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर जाने नहीं दूंगा। मेरी बात को याद रखना। इसके बाद ओकेबोरे टाउन में हम किनेमोन को देखते हैं, जहाँ पर इसने अपने चेहरे के ऊपर अंडरवियर पहन रखा होता है और किनेमोन अपनी पत्नी को देखने के लिए आया होता है। और सुरुसान एक ओल्ड मैन को ट्रीट कर रही होती है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड था। मुझे लूफी तारो-सान से माफी मांगनी है। उन्होंने तो हमारी जान बचाने के लिए खुद की जान को खतरे में डाल दिया था और वहाँ से खाना लेकर आ गया, पर हम तो उसके खाने की रक्षा तक नहीं कर पाए और सब कुछ बर्बाद हो गया। लूफी बहुत ही ज्यादा दयालु है, इन सब के लिए वो कभी भी हमें जिम्मेदार नहीं समझेगा। और किनेमोन अपनी पत्नी को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। सॉरी सुनिए, पर जब तक मैं ओडिन सामा के प्रॉमिस को पूरा नहीं कर देता मैं तुमसे नहीं मिल सकता। शुरू दस मेरी जान में की करूँ। ये तभी पीछे से आशिरा दोची गुजरता है, जिस पर किनेमोन की नजर जाती है। अरे ये तो वही है। जिसके बाद हम ओकीको को देखते हैं जो कि माउंटेन टॉप पर पहुंच जाती है और इस माउंटेन की हालत को देखकर ही कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इतने खतरनाक अटैक के बाद कोई भी जिंदा बचा होगा। लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाती है और सभी को आवाज लगाती है। और तभी इसकी नजर सामने मौजूद एक बहुत बड़े जाइंट होल पर जाती है। दोस्तों तुम सभी कहाँ हो? क्या तुम सभी लोग ठीक हो? ओकीको हम यहाँ पर हैं। और जब ओकीको गड्ढे के अंदर झांक कर देखती है तो इस गड्ढे के अंदर सभी लोग सही सलामत मौजूद होते हैं। शुक्र है तुम सभी लोग सेफ हो। ओकीको, इस सिंक होल ने हमें बचा तो लिया है, पर हम लोग जमीन में धंसते जा रहे हैं, तो जल्दी हमारी हेल्प करो। और सभी लोग और भी ज्यादा तेजी से नीचे गिरने लगते हैं, जिसे देखकर सांची सभी लेडीज को पकड़ता है और मून वॉक करते हुए उस गड्ढे से बाहर आ जाता है। फाइनली मैंने सभी लेडीज को रेस्क्यू कर लिया, जिसे देखकर चॉपर, ब्रूक, बेपो और सभी लड़के कहते हैं कि साले लड़कीबाज, हमें कौन बचाएगा? हाँ, सांची के बच्चे तो बचेगा नहीं। सांची, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, गद्दार हो तुम। साले हमें कौन बचाएगा? और फाइनली ये सभी भी ऊपर आ जाते हैं, जिसके बाद शिनोबू बताती है कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था जब काइडो ने इन पर हमला किया था। शिनोबू एक jutsu परफॉर्म करती है और जमीन को दलदल जैसा सॉफ्ट बना देती है और वो जगह टूट जाती है और सभी लोग नीचे जमीन में जाने लगते हैं। पर तभी चॉपर अपना गार्ड पॉइंट एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है फूलकर, और सभी लोग उसके ऊपर लैंड करते हैं और काइडो के हमले से बच पाते हैं। ये सब तो ठीक है। ओके, लूफी का क्या हुआ? हाँ, लूफी इस वक्त कहाँ पर है? आखिर उस घोचू का क्या हुआ? ऐसा लग रहा था कि वो काइडो से लड़ने के लिए उसके पास गया था। दोस्तों मैं जो कहने वाली हूँ उसके लिए खुद को तैयार कर लो। और दूसरी तरफ हम ओतामा को देखते हैं जो कि जमीन पर बेहोश पड़ी होती है और इसके शरीर के ऊपर काफी ज्यादा चोटें भी लग रखी होती हैं। और ड्यूक इसे देखता है और बोलता है कि आखिर कोई इतनी छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तभी वांडा भी यहाँ पर आ जाती है और इसे चेक करती है और बोलती है कि ये सांस ले रही है, ये अभी जिंदा है। और ड्यूक सभी से कहता है कि हमें जल्द से जल्द इसे ट्रीट करना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। जिसके बाद ड्यूक ओतामा को अपनी गोद में लेता है और इन सभी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और ड्यूक डॉग स्टॉर्म कहता है कि काइडो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ओतामा का बदला मैं तुमसे जरूर लेकर रहूंगा। इसके बाद हम काइडो के कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि घोड़े पर सवार होते हैं और ये सभी लोग ओकेबोरे टाउन से लूफी को घसीटते हुए ले जा रहे होते हैं। बेचारा लूफी अनकॉन्शियस पड़ा होता है, इसके हाथों को सी प्रिज्म स्टोन से जकड़ा हुआ था और घोड़े से खींचकर लूफी को सीधा वेपन फैक्ट्री के अंदर ले जाया जा रहा। और ये कैसी शक्ल हो गई भाई रॉबिन की? उस का भी सेम रिएक्शन होता है। आखिर इस लूफी के बच्चे का करें तो करे क्या? ढक्कन है ये ढक्कन। जिसके बाद हम जोरो को देखते हैं जो कि मस्त ठूस रहा होता है। भाई जोरो सबसे चिल बंदा है यार इन सभी में से। पर तभी खाते हुए इसके गले में एक खाना अटक जाता है। इसके पास एक बंदा भी बैठा होता है और बोलता है कि यकीन नहीं होता वो कितना ज्यादा क्रेजी हो सकता है कि वानो कंट्री के अंदर एक ऐसा लड़का भी मौजूद होगा। आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? दरअसल मैं लूफी तारो के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि एक समुराई है और उसने कुरी में काइडो सामा से बैटल किया। जरा देखो तो कितना बड़ा बेवकूफ है ये। और जैसे ही जोरो लूफी का पोस्टर देखता है तो इसके मुंह में जितना भी खाना था सबका सब बाहर आ जाता है और सामने वाले की चेहरे के सामने उगल देता है। ओए, पहली बात तो ये है जो तो टिकटॉक मतलब कि साले कब से खाना ठूस रहा है? 1 रुपया नहीं दिया तुमने अभी तक और ऊपर से मेरे खाने को दूसरों के चेहरे पर उगल रहा है। अब एक सेकंड रुक जा, उस पोस्टर को दिखाना। और जोरो गौर से इस पोस्टर को रीड करने लगता है और इस पेपर को मसलते हुए कहता है, अबे लूफी के बच्चे, आखिर तेरा दिमाग में चल क्या रहा है? ये कर क्या रहे हो? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम प्रिजन के अंदर एक बंदे को देखते हैं जिसकी आंखें काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी और इसे एक सेपरेट प्रिजन के अंदर रखा होता है और ये जगह
काइडो की वेपन फैक्ट्री है जो कि ऊडॉन में लोकेटेड है। और वानो कंट्री के जो आम सिटीजन्स हैं और आम सैमुराइज हैं, ये सभी लोग दिन रात इनसे मेहनत करवाते हैं। तुम सभी लोग जितने ज्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग वेपन्स को क्रिएट करोगे वो उतनी ही महंगी बिकेगी। और एक बात याद रखना, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ ओरोचिसामा को बिलोंग करती है। जब तक तुम सभी लोग जिंदा हो तुम सभी को इस सायरन को बस पीटते रहना है। और अगर तुमने सोचा कि तुम्हें एक पल का भी रेस्ट मिल जाएगा तो तुम सभी को जान से मार दिया जाएगा। अगर तुम सभी ने कहा कि मुझे भूख लगी है तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। तुम्हें बस यहाँ पर बिना रुके दिन रात मेहनत करनी है। जब तक तुम्हारी सांसें हैं तुम्हें काम करते रहना होगा। और गाइस, लैंड ऑफ वानो के अंदर ये जो ऊडान रीजन है, यहीं पर ये प्रिजन भी मौजूद है जिसमें कि कैदियों को और आम लोगों को दिन रात काम करवाया जाता है। और इस जगह पर ही सभी वेपन्स को बनाया जाता है। और उस रहस्यमय लॉकअप के अंदर वो बंदा मौजूद होता है। और यहाँ पर 2 लोग आते हैं, इनके हाथ में मछली होती है। ये ले तेरे लिए जहरीली मछली लेकर आए हैं, वो खोल के इसे चुपचाप खा ले। और ये बंदा अपने साथी से पूछता है कि एक बात तो बताओ, आखिर इस लॉकअप में है कौन? भाई ये तो मैं अभी नहीं जानता इसके अंदर है कौन, पर यहाँ का यही नियम है। ऐसे दिन में एक बार जहरीली मछली खाने को दी जाएगी, पर हाँ मछली को देने से पहले उसके कांटे जरूर निकाल लेना। और इसे ये जहरीली मछली इसलिए दी जाती है ताकि इसे खाकर मर जाए। जब से इसे कैद किया गया है तब से ही इसे जहरीली मछली दी गई है, लेकिन फिर भी बिना किसी दिक्कत के आज तक सरवाइव कर रहा है। अबे ये क्या बोल रहा है तू? क्या इसकी पाचन क्रिया किसी मगरमच्छ या शार्क के जैसी है? और मैं इसका मतलब समझा नहीं, मछली से कांटे क्यों निकालने हैं भाई? जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि असल में बात यह है कि तभी यहाँ का मेन गेट ओपन हो जाता है और सभी लोग लूफी को घसीट कर लेकर आ रहे होते हैं, जिसे देखकर एक बंदा कहता है कि लगता है यहाँ पर वही इंसान आ चुका है जिसके बारे में पूरे लैंड ऑफ वानो में चर्चे हो रहे हैं। और सुनते ही वो दूसरा सोल्जर जिसके हाथ में मछली होती है उस मछली को फेंक कर लूफी को देखने के लिए पहुंच जाता है और हड्डी को निकालना भूल गया था। और यहाँ के सभी सोल्जर्स लूफी से कहने लगते हैं कि वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी हिम्मत की दात ही नहीं बढ़ेगी, तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है कि हमारे काइडो सामा को चैलेंज कर दिया। पर तुझे क्या लगता है जो भी काइडो से उलझने की कोशिश करेगा क्या वो जिंदा बच जाएगा? बच्चे आज से तुम्हारी नर्क वाली जिंदगी शुरू, अब तुम नहीं बचने वाले। और यहाँ पर लूफी इन सभी को घूरे जा रहा था और इसका पूरा चेहरा और सर बैंडेजेस में कवर होता है। और एक सोल्जर दूसरे सोल्जर से कहता है कि एक बात तो बताओ जरा, क्या सच में वही लड़का है क्या जो कि काइडो सामा से कूरी में लड़ा था? जिस पर दूसरा इंसान कहता है कि हाँ सुनने में तो यही आया है, पर मुझे तो लगा था कि कोई खतरनाक सा बंदा आएगा। पर देखो ना, खुदा पहाड़ और निकला चूहा। और इस लॉकअप के अंदर हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि मछली खा रहा था। और तभी एक बंदा लूफी से कहता है अभी क्या हो गया, अपना मुंह तो खोल। और ऐसा बोलकर एक जोरदार लात लूफी को मार देता है, जिसकी वजह से लूफी नीचे जमीन पर जाकर गिरता है और सभी लोग इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अबे ये तो बहुत ही कमजोर है। क्या सच में इसके जैसे लूजर ने काइडो सामा को चैलेंज किया? मैं नहीं मानता, प्रूफ दिखाओ। तुझे यहाँ पर सोने के लिए या आराम करने के लिए नहीं लाया गया है, तो चुपचाप खड़ा हो जा। लूफी उठकर बैठ जाता है और उस सोल्जर को घूरने लगता है। क्या बे घूर क्या रहा है? मुझे आंखें दिखाएगा? हाँ एक बार मेरी बारी आने दे, तुझे ऐसे तरपाऊंगा ये जिंदगी पर याद रखेगा। लूफी आगे बढ़ता जाता है लेकिन हर एक को देख रहा था, जिसे देखकर सभी लोग कहते हैं कि आखिर इसे हुआ क्या है, ये तो ऐसे घूर रहा है जैसे ये खुद कैदी नहीं बल्कि हम सभी कैदी होते हैं। कि तभी सेल के पास खड़ा वो सोल्जर लूफी पर हमला कर देता है। कि तभी मछली की हड्डी उड़ते हुए आती है और सीधा इसके नेक पर जाकर लगती है, जिसकी वजह से ये बंदा यहीं पर नॉकआउट हो जाता है। और ये हड्डी इस वक्त सेल के अंदर से बाहर आई थी। तभी 2 सोल्जर्स यहाँ पर आते हैं और इनमें से एक सोल्जर को डांटने लगता है कि तुम्हें बताया नहीं था क्या मैंने, इस बंदे को जब भी मछली देनी है तो उसके कांटे बाहर निकाल लेने थे। अब लूफी आगे बढ़ जाता है पर उसी सेल की तरफ देखता है क्योंकि इसके अंदर से इसे काफी ज्यादा स्ट्रेंज सा ऑरा फील हो रहा था। अरे यार इस सेल के अंदर आखिर है कौन? किसी को नहीं पता आखिर इसके अंदर है कौन। पर गाइस क्या आपको पता है इस सेल के अंदर कौन है भाई? मुझे भी बता दो यार नीचे कमेंट्स में। और यहाँ पर लूफी को भी उसके सेल के अंदर डाल दिया जाता है। अब तुम यहाँ पर तब तक सड़ते रहोगे जब तक तुम काइडो सामा के सामने अपना सर नहीं झुका लेते। और लूफी को लात मारकर उस सेल के अंदर फेंक देते हैं। बेटा कल से तैयार रहना, कल से तेरा टॉर्चर शुरू होने वाला है। आज की रात चैन की नींद सो ले आखिरी बार। और ऐसा बोलकर ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं और बेचारा लूफी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होता है। और इसी सेल के अंदर कैप्टन किड भी मौजूद होता है जिसकी कंडीशन बिल्कुल लूफी के जैसी ही होती है। और दोनों ही गुस्से के साथ कहते हैं कि काइडो तुमसे हिसाब मैं बराबर करके ही रहूंगा। तभी दोनों की नजर एक दूसरे पर जाती है और लूफी और किड दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे को यहाँ पर देख कर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम ग्रैंड लाइन के अंदर ग्लूम आइलैंड को देखते हैं। और गाइस ये वही जगह है जहाँ पर जोरो ने 2 साल तक ट्रेनिंग की थी। और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। ये उसी समय का सीन है जब जोरो अपना सर झुकाकर मीहॉक के सामने इसे ट्रेन करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिस पर मीहॉक कहता है कि पहली बात तो मैं ये करना नहीं चाहता और दूसरी बात भला मैं तुम्हें ट्रेन क्यों करूं? तुम तो मुझे अभी भी अपना एक राइवल मानते हो और जब तुम मुझे अपना दुश्मन मानते ही हो और मुझे हराना चाहते हो तो आखिर मेरे सामने सर झुकाकर मुझसे ट्रेनिंग क्यों मांग रहे हो? जिस पर जोरो कहता है मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ इसलिए मुझे तुम्हारी गाइडेंस चाहिए। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं और इस कंट्री के बाहर के आउटस्कर्ट्स में मौजूद उसी ओल्ड कैसल को देखते हैं जहाँ पर मीहॉक बैठा होता है। और तभी एक सीगल न्यूज़पेपर लेकर इसके पास आ जाता है और जब मीहॉक न्यूज़पेपर को पढ़ता है तो इसका दिमाग भी खराब हो जाता है। और हम गोस्ट प्रिंसेस पेरोना को भी देखते हैं जो कि अभी भी मीहॉक के साथ है और मीहॉक के लिए एक डिश बनाकर लेकर आती है। क्या आप इसे टेस्ट करना चाहेंगे सर? नहीं मैं इसे टेस्ट नहीं करना चाहता। तुम कितने रूड हो, बिल्कुल मेरे एक्स के जैसे। तुम्हें तो मालूम ही नहीं है कि लड़कियों से कैसे बात की जाती है। अपने भूतों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। तभी पेरोना की नजर न्यूज़पेपर पर जाती है जहाँ पर गेको मोरिया के बारे में आर्टिकल छपा होता है, जिसे रीड करके इमोशनल हो जाती है और खुशी के मारे चिल्ला उठती है। दरअसल इस न्यूज़पेपर पर लिखा था कि गेको मोरिया जिंदा है और उसने हाल ही में अपनी ज़ोंबी आर्मी के साथ मिलकर एक रेड भी परफॉर्म की है। इस न्यूज
को पढ़ते साथ ही पेरोना खुशी के मारे हवा में उछलने लगती है। जरा देखिए ना मिहोक जी, आज का दिन कितना अच्छा है ना। गेको और हिसामा जिंदा और सही सलामत हैं। हाँ, मुझे इसके बारे में मालूम है। मैंने सुबह ही न्यूज़पेपर पढ़ लिया था। तो गधी कहीं की, तुम्हें पता था तो मुझे बताया कि नहीं तुमने? मैं ये जरूरी नहीं समझता। साले वो मेरा कैप्टन है, तुम्हें जरूरी समझना चाहिए। और बताती है कि 2 साल पहले जो मरीन फोर्ड की वॉर हुई थी तो मुझे लगा था कि गेको और हिसामा उसमें मारे गए हैं। पर जरा देखो ना, वो तो सही सलामत है। पर ऐसा भी हो सकता है कि एप्सिलॉन और हॉगबैक दोनों उनके साथ हो। मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे अभी जाकर उन सभी से मिलना है। और ऐसा बोलकर पेरोना यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी रुक जाती है और मिहोक की तरफ देखकर अपने मन में कहती है, वैसे अगर देखा जाए तो जब मेरा सामना स्टार्ट लूफी से हुआ था तो बार्थोलोमियो कोमा ने अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके मुझे यहाँ पर भेज दिया और उसे साल को 2 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और तब से लेकर 2 सालों से मैं यहीं पर हूँ और मिहोक सर ने मुझे अपने पास रहने दिया। एक बात याद रखना पेरोना, गेको मोरिया भरोसे के लायक नहीं है। वो जैसे ज़ॉम्बीज़ को मैनिपुलेट करता है, ठीक वैसे ही उसे लोगों को मैनिपुलेट करना भी आता है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैप्टन के बारे में ये सब कहने की? हाँ, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि उसका मुझ पर कोई एहसान नहीं है। पर मेरे तुम पर बहुत सारे एहसान है। मैंने तुम्हें कितनी बार खाना बना कर दिया। हाँ, मैंने उससे ज्यादा तुम्हें पका कर खिलाया है। पर मैंने खेती बाड़ी में भी तुम्हारी हेल्प की थी। पर मैंने तुम्हें यहाँ पर रहने दिया। ये सुनकर पेरोना कहती है, अच्छा साले तेरी इतनी हिम्मत, और इमीडिएटली अपना सारा सामान लेती है, बाल वगैरह बनाती है। तो ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा तुम कर सकती हो। ये सुनकर पेरोना को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और पैर पटकते हुए जाने लगती है, हाई हील्स पहनकर। मेरी बात सुनो, रास्ते में अपना ख्याल रखना। और इस सुनते साथ ही पेरोना इमोशनल हो जाती है। पागल कहीं की, अभी तो मुझे इतना सारा तंग कर रही थी और अचानक से इतनी अच्छी बातें क्यों कर रहे हो? जिसके बाद मिहोक को हर एक चीज के लिए थैंक्स कहती है। क्या है भैया, कुड़ियाँ कितने ड्रामे करती हैं ये। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा क्योंकि मेरे जो इसमें इस बार बहुत ही अजीब से टॉपिक पर बात